हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 5वें मॉडल पेपर का सेक्शन नंबर डी। तो बने रहें पूरी क्लास में, शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहें। जितने भी क्वेश्चन करेंगे एकदम शिद्दत से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए डेस्क वर्क के, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इनोवेशन स्टडी के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और एक हमारी सुबह 8 बजे क्लास आती है, एक शाम को 5 बजे क्लास चलती है। तो आप दोनों ही क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, अच्छे से कंटिन्यू पढ़िएगा। कंटिन्यूटी में बहुत बड़ी मजबूती है, बहुत बड़ी सफलता है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने इसकी संचयी बारंबारता इसकी टेबल बना दी है। मासिक खपत इकाइयों में दे रखी है, उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। अब हमें माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी, तो अपन CF निकाल लेते हैं। बहुलक के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो अपन करते हैं, ये कार्रवाई बिठाते हैं। तो यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा, 4 5 9 आ जाएगा, 9 और 13 21 आ जाएगा, 21 और 20 41 आ जाएगा, 41 और 14 5 4 1 5 55 आ जाएगा। 55 और 8 कितना आ जाएगा, 63 क्या नहीं 60 60 63 63 और 60 कितने आ जाएंगे, 67 आ जाएंगे। नहीं ये गड़बड़ कर दिया क्या कहीं पे, दोबारा जोड़ते हैं। 4 5 9 9 और 13 21, ये गलती कर दी ना, दोबारा देखो। 8 और 13 के हिसाब से जोड़ दिया, ये देखो कितना आएगा, 9 और 13 22 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 22 आएगा। 22 12 42 20 42 42 और 14 कितने आ जाएंगे, 4 5 56 क्या, अरे चल जा, 56 आ जाएंगे। 56 और 8 कितने आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे। 64 और 4 कितने आ जाएंगे, 68 आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो n का मान आप लिख देंगे 68। अब देखो पहले निकालते हैं बहुलक। बहुलक के लिए, बहुलक के लिए देखो क्या है, तो सबसे अधिकतम बारंबारता देखनी होती है बहुलक के लिए। F1 का मान, सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी है, ये रही। सबसे अधिकतम बारंबारता क्या है, 20 है, तो F1 का मान 20 है। इससे ऊपर वाला F0 का मान होगा जो कि 13 है, और F2 का मान इससे नीचे वाला 14, और L निम्न सीमा क्या हो जाएगी 125, और H का मान कितना हो जाएगा, H का मान आ जाएगा 20। तब बहुलक Z इज इक्वल टू आ जाएगा L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इनटू क्या है, H है। तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू L का मान कितना है, निम्न सीमा 125, प्लस F1 का मान कितना है 20, माइनस में F0 का मान कितना है 13, अपॉन में 20 दूनी 40, माइनस में 13, माइनस में 14, और गुणा में क्या चल रहा है 20। तो ये आ जाएगा आपके पास 125 प्लस 20 माइनस में 13, 7 गुणा में 20 भाग में 40, माइनस में 13 और 14 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, घटा देते हैं। तो ये बनेगा Z इज इक्वल टू 125 प्लस 7 दूनी 14, 140 भाग में घटा देते हैं, तो ये 13 आ जाएगा, क्या 13 आ जाएगा। भाग कर देते हैं तो 125 प्लस 13 एकम 13, बच गया कितना 1 10,
भाग टूट गया, 100 बन गया, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, लगभग में कितना आ जाएगा आपके पास में, 13 7 91, तो ये आ जाएगा 7, फिर बच गया 70, 13 7 91 9 90 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, तो लगभग ये मान आ जाएगा Z इज इक्वल टू 125 और 10 135, 135.76, 135 दशमलव कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, या 3 अंकों तक निकालते हैं तो 7 7 भी लिख सकते हैं। ये इसका क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में हमें निकालना है माध्यक। माध्यक के लिए अपन क्या करते हैं, 68/2। अब यहाँ पे लिखेंगे, कलर चेंज कर दूं मैं, माध्यक के लिए, माध्यक के लिए लिखेंगे यहाँ n/2, n का मान कितना है 68, 68/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 34 से ठीक बड़ी CF इज इक्वल टू, ठीक बड़ी CF क्या हो जाएगी, संचय बारंबारता क्या हो जाएगी, ये हमें देखना है। देखो 34 से ठीक बड़ी CF क्या है, 42 है, ठीक बड़ी CF 42 है, तब वर्ग अंतराल, तब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या आ जाएगा 125 से 145 होगा। अब यहां पे लिखेंगे आप L का मान 125, H का मान 20, अब आप लिखेंगे F का मान, F का इसके सामने देख लो आप कितना आ रहा है 20 आ रहा है F का मान, और CF का मान इससे जस्ट ऊपर वाला 22, तो F का मान 20, यहाँ से लिखोगे F का मान है 20 और संचय बारंबारता का मान है कितना 22। अब आप लगा देंगे माध्यक, माध्यक कैपिटल M इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा रे, देखो माध्यक इज इक्वल टू आएगा L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, H चल रहा है, तो ये आ जाएगा L का मान है 125 प्लस 68/2 यानी 34 आएगा, 34 माइनस में 22 अपॉन में F का मान है 20 गुणा में H का मान कितना है 20 है, 20 के पाड़े से 20 काट देते हैं, तो M का मान आ जाएगा आपके पास में 125 प्लस 34 माइनस में 22 घटा देते हैं, कितना बचता है 12 बचेगा, ये जोड़ देते हैं 137, तो M का मान कितना आएगा 137 आ गया। अब लिखेंगे ये आंसर आ गया, माध्यक 137 है और बहुलक कितना है, बहुलक आपके पास में 135.76 है या 77 है। इज दैट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन करना था, समझ गए हैं? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और मैं तो ये मानता हूं कि लगभग आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देगा ना तो थोड़ी सी मेहनत करवाएगा, थोड़ा सा लिखवाएगा, आपसे प्रैक्टिस करवाएगा, आपको चेक करेगा क्या लिखना आता है या नहीं आता, तो थोड़ा सा अच्छे से बढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, लेवल की तैयारी करके जाएं, ताकि पेपर तो शायद हो सकता है इजी ही बने, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो वो पेपर अच्छे से आप क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दे रखी है, रोगियों की संख्या भी आपको दे रखी है। उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए, और उनकी आपको व्याख्या करनी है। इसमें आपसे पूछा एक तो बहुलक निकालिए, एक आप इसका माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा अपन निकालते हैं। हमने एक टेबल बना लिया है, सुंदर सा टेबल बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब हमें देखो
माध्य बहुलक के लिए कुछ नहीं करना, जो टेबल दे रखी है उसी से निकाल देंगे, लेकिन हमें इसके साथ साथ माध्य और ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो अपन xi का मान निकालते हैं, बीच का मान, जैसे 5 और 15 के बीच का मान आएगा 10, और वैसे दोनों को जोड़ दें 15 और 5 20/2 यानी 10 ही आएगा। ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 50 और ये कितना आएगा 60। अब आपने बीचों बीच का कोई मान ले लिया, ये ले लिया, कोई बात नहीं। ये ले लिया आपने a का मान, तो यहाँ पे ले लिया a इज इक्वल टू कितना है 30 है, तो यहाँ पे 0 आएगा और इसके सामने ये भी 0 आएगा। इधर चलेंगे तो प्लस में चलेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस में चलेगा। तो ये कर दें 10 माइनस में 30, और h का मान कितना है, h का मान 10 है ना, h का मान 10 है, तो आप कर दें 10 माइनस में 30/10, तो ये हो जाएगा माइनस के 2, माइनस का 1। अब देखिएगा 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। अब इसका FI UI कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, माइनस के 12, 11 एकम 11, माइनस के 11, ये तो 0 हो गया, 23 एकम 23, 14 दूनी 28 और 5 दिए 15। अब इनको जोड़ देते हैं, 12 और 11 23 कर देगा, बस 28 और 15 को जोड़ना है, 28 और 15 को जोड़ना है FI UI, क्योंकि माइनस वाले एक तरफ जोड़ के और प्लस वाले एक तरफ जोड़ के फिर घटाना होता है। तो 8 और 5 13, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। और ये सिग्मा FI का मान कितना है, सिग्मा FI का मान हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे इसको तो ये 80 बैठेगा। क्या बैठेगा 80 बैठेगा। h का मान 10 है, 0 लिख रखा है, ठीक है। अब लिखेंगे अब मध्य x बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा, कैसे 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 करूं, a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI गुणा में क्या है h है, तो x बार इज इक्वल टू a का मान कितना है 30 प्लस सिग्मा FI UI 43/80 गुणा में 10, 0 से 0 कट देगा, तो x बार इज इक्वल टू आएगा 30 प्लस 43/8, तो ये बन जाएगा 30 प्लस 8 5 40, बच गया कितना 3, 30, 8 3 24, बच गए 6 60, 8 7 56, तो ये आ जाएगा x बार इज इक्वल टू, और फिर आ जाएगा 8 5 40, तो ये आ जाएगा आपके पास में 30 और 5 35.375 या 38 भी लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं आप, 38 भी लिख सकते हैं। समझ रहे, अरे समझ रहे हो क्या। ये आ गया हमारे पास में मध्य। अब देखो नेक्स्ट है, इसका बहुलक निकालना है, तो बहुलक के लिए सबसे अधिकतम बारंबारता देखनी होती है। सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है 23 है, सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है 23 है, फिर वर्ग अंतराल क्या आएगा, ये 35 से 45 आ जाएगा, ठीक है। तो F1 का मान कितना आएगा, F1 का मान ये है, F0 का मान ये है और F2 का मान आपके पास में ये है। तो यहां से लिखोगे बहुलक के लिए, चेंज कर देता हूं सिस्टम में, यहां पे लिखूंगा बहुलक के लिए, बहुलक के लिए, और बहुलक के लिए क्या प्राप्त होगा, F1 का मान कितना है 23, F0 का मान कितना है 21, F2 का मान कितना है 14, L का मान कितना है निम्न सीमा 35 और H का मान कितना है 10। बस मान रख देते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। अब लिखेंगे अब बहुलक Z इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2
इनटू में क्या है h है, तो l का मान निम्न सीमा कितनी है 35 प्लस f1 का मान कितना है, f1 का मान 23, f0 का मान कितना है 21 अपॉन में 2f1 23 दूनी 46 माइनस में f0 का मान कितना है 21 माइनस में f2 का मान कितना है 14 और गुणा में h का मान कितना है 10 है। तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू कितना आ गया 35 क्या 35 प्लस 23 दो बचेगा, गुणा में क्या कर देंगे 10 कर देंगे, भाग में क्या चल रहा है 23 दूनी 46 है, 14 और 21 को जोड़ेंगे तो 5 2 1 3 35 घटाएंगे 46 में तो 11 बचेगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11, तो ये रिजल्ट बनेगा 35 प्लस 11 एकम 11 बच गए 9 90 11 8 88 बच गए 2 11 एकम 11, तो लगभग ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा रे। अब देखते हैं ये कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 35 एक 36.81, बहुलक कितना आएगा 36.81 आएगा। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास में एक आंसर तो ये आ गया और एक आंसर हमने अभी ऊपर निकाला था, कितना आया था 36.375। अब इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलता है, निष्कर्ष निकालना है आपको। तो देखो औसत निकाला है तो अपन ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती हुए सभी रोगियों की औसत आयु अगर निकाले ना तो 35 वर्ष आती है, लगभग 35 वर्ष आती है। और अगर अपन अधिकतम की बात करें कि अधिकतम आयु कितनी है तो 36.8 अपन कह सकते हैं, यानी औसत एवरेज की बात करें तो 35.37 है। और अधिकतम की बात करें कि अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, अधिकतम आयु वहां पे है 36.8 वर्ष। इज दैट क्लियर, समझ रहे हैं, ये इससे निष्कर्ष निकल जाएगा। अब चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं और ये आ जाता है हमारे पास में 21 नंबर क्वेश्चन से। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसे द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, आयताकार है भाई, आयत बना लेते हैं। आपने इसका आयत बना लिया ऐसे करके, ठीक है, ये आपने एक आयत बना लिया। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ये लंबाई L है और चौड़ाई आपने मान लिया, आपने इसकी लंबाई जो मानी है वो x मानी है और चौड़ाई मानी है y, समझ रहे। अब लिखेंगे दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा अब अपन लिखेंगे, ये बात आपको दे रखी, दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है x गुणा में चौड़ाई है y, तो x गुणा y, इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब दे रखा है प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो x, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई।
अब रखेंगे समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर क्या बनेगा, देखो 1 में रख दो तो ये बन जाएगा आपके पास 2 गुणा y प्लस 1 और ब्रैकेट में y है, और ये किसके बराबर है, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, 528 के बराबर है। ठीक है, दे रखा है। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास, y का गुणा कर देते हैं, 2y² प्लस y, और प्लस का है इधर आके माइनस के 528 इजिकल टू 0। ये क्या बन गई आपके पास में, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बन गई, इसको हमें हल करना है, द्विघात सूत्र की सहायता से। तो देखते हैं, द्विघात सूत्र की सहायता से हल करना है, या ऐसे कर दूं मैं, डायरेक्ट फैक्टर कर दूं क्या, इसे द्विघाती सूत्र से हल कीजिए कोई बात नहीं, कर देंगे। अब लिखोगे यहां a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 528 है। अब अपन क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। अब y इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस द्विघाती सूत्र लगाते हैं, तो b² माइनस में 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a आएगा। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं। देखो अब y इजिकल टू क्या आएगा, -1 प्लस माइनस रूट में b², 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 है, इंटू c का मान कितना है माइनस के 528 है, डिवाइड बाई क्या चल रहा है 2a चल रहा है, तो 2 गुणा में 2। तो y का रिजल्ट क्या आएगा, -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 प्लस 4 दूनी 8, 8 का गुणा कर देते हैं, 8 × 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 8 5 40, 40 और 2 42, तो ये आ गया। अपॉन में क्या चल रहा है 2 2 4 4 चल रहा है, तो y इजिकल टू क्या आएगा, -1 प्लस माइनस ये कितने हो जाएंगे 4225 हो जाएंगे, 4225 भाग में कितना है 4 है, भाग में कितना चल रहा है 4 चल रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये y इजिकल टू क्या हो जाएगा, y इजिकल टू -1 प्लस माइनस, अब हमें ये निकालना है, अब हमें ये निकालना पड़ेगा ना 4225 किसका होता है ये हमें पता होना चाहिए था। तो 4225 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा आपके पास 65 आ जाएगा, 65/4। अब लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या बन जाएगा, y इजिकल टू -1 प्लस 65 भाग में 4, तो ये बचेगा प्लस का 64 बचेगा, माइनस का 1 है तो भाग में 4, तो ये कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 4 16 16 2 32 16 43 16 चौक के 64, 16 आ जाएगा। ये तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में 16 आ जाएगा। और अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पे, माइनस चिन्ह लेने पर क्या आएगा देखते हैं, y इजिकल टू माइनस के 1 माइनस का 65 भाग में 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 66/4, 2 के पाड़े से काटते हैं तो माइनस के 33/2 आएगा, माइनस के 33/2, जो कि संभव नहीं। माइनस में कभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती नहीं है, तो ये माइनस वाला तो गलत ही हो गया। अब लिखेंगे, ये लिख देना जो कि संभव नहीं है, इसके नीचे लिख, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कहा आ जाएगा, देखो y का मान निकाला ना, y क्या थी चौड़ाई, इसलिए भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 16 मीटर है क्या, मीटर है, हाँ मीटर है,
तथा भूखंड की लंबाई हो जाएगी 16 गुणा में 2 + 1, 16 दूनी 32 + 1 यानी ये हो जाएगी 33 मीटर। कितनी हो जाएगी? 33 मीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अब इसने ये बोला है कि धनात्मक विषम और क्रमागत की बात कर रहा है। जैसे विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलती है। विषम संख्याएं धनात्मक है, क्रमागत है, लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो जैसे आपने एक x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? x, एक आपने x माना तो दूसरा x + में 2 होगा, क्योंकि बीच के अंतर देख लो, डिफरेंट कितने कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। तो अपन एक मानेंगे x और दूसरी मानेंगे x + में 2। हमने मान लिया कि पहला धनात्मक विषम पूर्णांक x है, तो दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + में 2 होगा। अब प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा? प्रश्नानुसार, ठीक है, ऐसे लिखना। ये बनेगा आपके पास कि उनके वर्गों का योग 290 है, तो x का वर्ग प्लस x + 2 का वर्ग बराबर 290 है। तो ये क्या बन जाएगा? x² + 2 का वर्ग 4 + 4x = 290। x² और x² क्या बन जाएगा? 2x² + 4x + 4 माइनस में इधर आके माइनस का 290 = 0। तो ये बनेगा 2x² + 4x, माइनस में कर देते हैं, प्लस का 4 है, माइनस के 290 है, तो माइनस का कितना बचेगा? अभी माइनस का ज्यादा है तो माइनस के घटा देते हैं, 286 आ जाएगा। कितना आएगा? माइनस के 286 = 0 आएगा। अब इसको अपन क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं, या इसमें से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन भी आ जाएगा। 2 कॉमन लो क्या? देखो 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया x² + 2x माइनस में 14 3 143 आ जाएगा = 0। 2 0 के भाग में चला जाएगा तो ये बन जाएगा x² + 2x माइनस में 143 = 0। ये फाइनल द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो ये हमारे पास में x², ऐसी 2 संख्याएं लेके आनी है जिसका गुणनफल तो आ जाए 143 और जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए हमारे पास में? आ जाए 2। तो आपने प्लस का तो 13x ले लिया और माइनस के 11 ले लिया x, माइनस में 143 = 0। फर्स्ट 2 की सहायता से कर दें और सेकंड 2 की सहायता से कर दें। फर्स्ट 2 की सहायता से करेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x + में 13 बचेगा, माइनस के 11 कॉमन ले लिया, x + में 13 = कितना है? 0 है। तो ये बन जाएगा x + 13 और ये बन जाएगा x - 11 = 0। तो एक बार तो x + में 13 = 0 और एक बार x - में 11 = 0। तो ये बन जाएगा x = -13 प्राप्त होगा और एक प्राप्त हो जाएगा x = 11। तो इसने ये धनात्मक बोला है तो ये तो संभव नहीं है। x = -13 संभव नहीं है क्योंकि ये ऋणात्मक आ गया। अब ये संभव हो जाएगा तो लिखेंगे अतः पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम भी है ना, 11 में 2 का भाग नहीं जाता, विषम संख्या है, विषम पूर्णांक = 11 है। तो दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक 11 + में 2 यानी x + में 2 माना था तो 11 + में 2 कितना? 13 होगा। कंटिन्यू है, देख लो 11 के बाद में 13 ही आता है लगातार, विषम की बात करें तो ये हो जाएगा 13।
होगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 दे रखा है, जबकि ये इसका ए प्लस बी का मान 0 से ग्रेटर देन और 90 से लेस देन ए इज ग्रेटर देन बी हो, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो अपन को जो दे रखा है वो लिखते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है, तो साइन की टर्म में एक किस पे मान होता है, साइन 90 पे होता है, तो इसको अपन लिखेंगे साइन 90 डिग्री। तो साइन से साइन हट जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये 1 नंबर इक्वेशन होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। कॉस की टर्म में √3 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री आएगा शायद, ठीक है। a माइनस बी कॉस से कॉस हट जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट गया, a रे कितना होएगा, 2a इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 और 30 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो a का मान कितना आएगा, 120 डिग्री भाग में 2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। a का मान कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। लिखेंगे यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो b का मान समीकरण 1 से b का मान कितना हो जाएगा, देखो तो b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 60 डिग्री इसमें से घटा देते हैं, तो b का मान आ जाएगा आपके पास में 30 डिग्री। b का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, और a का मान कितना आ गया आपके पास में, 60 डिग्री आ गया। ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। इज दैट क्लियर? यही आपको निकालना था। इसके अथवा में दे रखा है हमें, जैसा कि ये क्वेश्चन दे रखा है, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा है। मैं इसका जो साइड है ना, आरएचएस साइड है, उसको सोल्व आउट करता हूं। 1/sin थीटा अलग अलग में भाग देता हूं, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। बट cos a/sin a, ठीक है, 1/sin कोसेक होता है, कोसेक a प्लस cos/sin क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो cot a। ये रिजल्ट निकालना है। अब तो समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन है ये। अब हमें क्या बनाना है, कोसेक और कॉट बनाना है। कोसेक और कॉट कब बनेगा, जब अंश व हर में साइन का भाग देंगे, अंश व हर में साइन का भाग देंगे। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये इसने कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन हमें बना के दे दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा बहुत समझना है, सोचना है, अपना दिमाग चलाना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं, इसकी एलएचएस साइड लेके चलते हैं, इसकी एलएचएस साइड लेके चलते हैं। मैंने आरएचएस को सोल्व आउट कर दिया है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं 22 नंबर के जो अथवा वाला है ना, उसकी एलएचएस में हमें दे रखा है कोट, क्या दे रखा है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस कोसेक है और माइनस में 1 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट ए माइनस में कोसेक ए और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब लिखोगे यहां अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, साइन ए का भाग देंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा आपके पास, कोट दे रखा है क्या, कोट में दे रखा है, 1 मिनट रुकना, हाँ
कोट में दे रखा है, अब इसमें भाग देने की आवश्यकता ही नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, तो सिंपल हो गया। पहले हमें यहाँ पे कॉस और साइन दिया था, अब कॉस और साइन तो नहीं है, कॉट और कोसेक है, तो डायरेक्ट कर दो इसको, भाग देने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, इसको इरेज कर दो आप। डायरेक्ट जो सर्वसमीका आइडेंटिटी है वो यूज कर दो। आप जानते हैं कौन सी सर्वसमीका यूज करनी है, यहाँ पे तीसरी सर्वसमीका यूज करनी है। देखो अब मैं लिखूंगा जैसे तीसरी सर्वसमीका होती है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, एक मिनट, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को इस ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में माइनस, और इसको मैंने लिख दिया एक, इसको अलग कर दिया, और नीचे वाले को सेम का सेम बना दो, नीचे वाले के साथ में कुछ गड़बड़ मत करो, ठीक है, ये तो सेम का सेम ही उतार दो, ऊपर वाले में चेंज करना है। अब अपन जानते हैं क्या है, अपन जानते हैं कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तीसरी सर्वसमीका से, तो ये क्या बन जाएगा, एक बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में ये इधर चला जाएगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो एक बराबर ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये एक की जगह रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इस ब्रैकेट की जगह रखेंगे माइनस, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लग जाएगा, अपॉन में लग जाएगा कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। अब देख लो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करो, यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। इज दैट क्लियर, समझ रहे हैं, बस यही यूज कर लो यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसको लिखेंगे तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दो, ये बन जाएगा आपके पास में कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये बन जाएगा कोसेक ए माइनस में कॉट ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कॉट ए माइनस में कोसेक ए प्लस 1, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा आपके पास में कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसमें से कॉमन आ जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा, एक माइनस ये कोसेक प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और कॉट माइनस का है, बाहर माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस, ये कॉट प्लस का हो जाएगा, अपॉन में क्या है, इसको मैं नीचे वाले को थोड़ा चेंज करके लिख दूं, एक माइनस में कोसेक ए प्लस में कॉट ए, आगे पीछे लिखा है मैंने और कुछ चेंज नहीं किया, इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इतना ही सोल्व हुआ है, या इसको थोड़ा और सोल्व कर लें, इसको और सोल्व कर लें, तो देखो जो आपका RHS दे रखा है ना, वही बना देता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूं, इसको मैं चेंज करूंगा तो कॉट को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉस ए, एक मिनट, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस, इसको लिखेंगे कोसेक को लिखेंगे 1/साइन ए, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम इसका आ जाएगा साइन ए, और ये बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें सिद्ध करना था, देख लेते हैं एक मिनट के लिए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, HP हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, इस प्रकार से करना है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें साइन कोस देने की भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉट और कोसेक दे रखा है, ठीक है। इज दैट क्लियर, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।